हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म यानी जीओसी पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ रहा था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी देखा था, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, यानी कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा कौन वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। उसमें हमने 5-6 पॉइंट आपको लिखा था। उसी पॉइंट को आज फर्दर एक्सटेंड करेंगे। इसमें कुछ और पॉइंट बच गया था, उसको देखेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हेडिंग डाल दो पहले। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का टॉपिक चल रहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो हमने 5-6 पॉइंट आपको लिखवाया था कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल वन। फिर से हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात किया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि OH एंड SH में SH इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन OH। उसी तरह हाइड्रोजन फैमिली की बात करोगे तो आयोडाइड इज मोर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड आयोडाइड। उसी तरह पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है बेटा, फिर मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है वो 100% पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, सब कैरेक्टरिस्टिक सेम है। लेकिन हम कब उसको न्यूक्लियोफाइल करेंगे, कब उसको हम बेस कहेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ये कोई जरूरी नहीं कि वो बेस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही होगा, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो तो वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा। दोनों पैरेलल नहीं होते हैं, कभी कभी पैरेलल हो भी सकते हैं, कभी कभी पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि हैलोजन फैमिली में आयोडाइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। आयोडाइड आयन इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल वेयर एज फ्लोराइड आयन इज द वर्स्ट न्यूक्लियोफाइल। इसका रिवर्स देखोगे तो फ्लोराइड आयन इज द बेस्ट बेस, कॉन्जुगेट बेस, एंड आयोडाइड इज द वर्स्ट कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, यानी कि 100% पैरेलल नहीं होता है। फिर मैं बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है न्यूक्लियोफाइल और बेस में, दोनों के पास क्या है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर। जहां पे कार्बन सेंटर पे, जिस कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और बेस क्या करेगा, बेस कभी भी किसी कार्बन सेंटर पे अटैक नहीं करता है, वो केवल और केवल प्रोटॉन को खींचेगा सबस्ट्रेट से। यानी कि बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, किस पर, कार्बन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना। उसी पॉइंट को और हम आगे बढ़ाएंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल वेयर एज बेसिसिटी इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। अब ये काइनेटिक कंट्रोल और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल की बात करोगे कि ये होता क्या है, तो मैंने पॉइंट बोला क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल वेयर एज बेसिसिटी इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल का मतलब होता है कि जो रिएक्शन पास करेगा बेटा वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से पास करेगा। यानी कि हाउ फास्ट ए न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, दैट इज द काइनेटिक कंट्रोल। और फास्टर कब अटैक करेगा, जब उस कार्बोकेटाइन की, यानी कि उस जो कार्बन सेंटर बना हुआ है, ठीक है, कार्बन प्लस वाला सेंटर बना हुआ है, उस पे कब फास्ट अटैक करेगा, जब वो मोर स्टेबल हो। मैं समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। और थर्मोडायनेमिक कंट्रोल यानी इक्विलिब्रियम से वो है, यानी कि हम यहां हीट के कंसेप्ट में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक रिस्पेक्ट में कि हाउ ए बेस एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, मतलब कि बेस जो है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके इक्विलिब्रियम में कैसे ला दे रहा है, यानी थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में कैसे ला दे रहा है, दैट इज द थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। तो उसी को लिखोगे हम यहां पे, क्या बेटा, कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नेक्स्ट पॉइंट जो भी आप लिखे होगे उसके आगे
पॉइंट डाल देना ABCD करके। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल्ड। ये क्वेश्चन आते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी काइनेटिक कंट्रोल है कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, इट मीन्स हाउ फास्ट न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स हाउ fast a nucleophile attack on electron deficient कार्बन सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ फास्ट ए न्यूक्लियोफाइल, कितने फास्ट से वो क्या कर रहा है, कार्बन सेंटर पे अटैक कर रहा है। दैट इज अ काइनेटिक कंट्रोल। काइनेटिक मतलब मूवमेंट, रेट, कितने तेजी से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर रहा है। वही क्या है, जो जितने तेजी से अटैक करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतने ही ज्यादा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक द कार्बन डिफिशिएंट सेंटर। तो ये काइनेटिक कंट्रोल के थ्रू गवर्न होता है, यानी काइनेटिक कंट्रोल का मतलब कितने तेजी से वो अटैक कर रहा है, दैट इज द काइनेटिक कंट्रोल। ठीक है, और उसी की अगर बात करोगे, वेयर एज बेसिसिटी इज basicity is under thermodynamic control, under equilibrium or thermodynamic कंट्रोल। ठीक है, ये क्या है बेटा, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। ठीक है, अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। ये है क्या, बेसिसिटी, और वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इट मीन्स हाउ फास्ट they donate electron proton to attain the equilibrium constant। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इट मीन्स हाउ फास्ट दे डोनेट प्रोटॉन टू अटेंड द इक्विलिब्रियम। बेसिसिटी का मतलब हाउ फास्ट दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं बेटा, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अटेंड द इक्विलिब्रियम, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान देना है तुमको। क्या पॉइंट ध्यान देना है कि पॉइंट ये ध्यान देना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल एंड बेसिसिटी इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। ये कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल वेयर एज बेसिसिटी इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, या बेसिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द अंडर
थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, या बोथ आर अंडर काइनेटिक कंट्रोल, या बोथ आर अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल, तो क्या होगा आंसर बेटा? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल वेयर एज बेसिसिटी इज अंडर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो किसी न्यूक्लियोफाइल के पास, जैसे अगर हम बात करें यहां पे कि ये है NH2 ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, क्या है बेटा? हाइड्रोजन। और ये क्या है? अमाइन है, यानी कि ये अमोनिया। उसी तरह अगर बात करोगे हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है, और वाटर, ठीक, तो इन दोनों की अगर कंपेयर करोगे, दिस इज द हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल एमाइन, और ये क्या है? वाटर। अब हम पूछें विच वन इज द मोर न्यूक्लियोफिलिक, यानी कौन मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा, तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि यहां पे देखोगे क्यों ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज यहां पे क्या है? इस पर भी नाइट लोन पेयर, इस पर भी, यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ केवल इस पर लोन पेयर है ऑक्सीजन पे, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो ये क्या, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो तो यहाँ पे दोनों सिमिलर था, लोन पेयर ज़्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। यहाँ पर भी देखो H2O, OH और NH2 दोनों पे लोन पेयर है, यहाँ केवल ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या लोगे पॉइंट? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी if nucleophilic center is different but belong to same group, ठीक है, बट बिलोंग टू सेम ग्रुप। जैसे का अभी मैं बता भी चुका हूं, जैसे कि मान लो RS है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर मान लो क्या है? नेगेटिव है, और ये RO है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या है? एक ही ग्रुप में है। तो वही कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एंटी पैरेलल टू बेसिसिटी इफ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज डिफरेंट बट बिलोंग टू सेम ग्रुप। तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में है, ठीक है, तो ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में है, तो क्या हो जाएगा? तो ये मोर एसिडिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक। उसी तरह मान लो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो कंपाउंड है,
यानी मान लो ये R3P और ये R3N, ठीक है, इस पर भी लोन पेयर है और इस पर भी लोन पेयर है, तो क्या है, साइज इसका बड़ा है, इसका साइज छोटा, इसका भी साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, तो साइज ज़्यादा, पोलराइजेबिलिटी बड़ी, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि हमने बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज एक्सप्लेन बाय पोलराइजेबिलिटी, और पोलराइजेबिलिटी क्या होता है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ चार्ज क्लाउड, एक्सपेंशन ऑफ अपने चार्ज का जो क्लाउड है उसको कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो जितने एटम का साइज ज़्यादा होगा उतने दूर दूर चार्ज होंगे, वो इजीली किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर देगा। तो जब इजीली अटैक कर देगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये कंसेप्ट। तो यदि हम इन चारों को अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है बेटा, RS वाला, फिर कौन जा होगा, RO माइनस, फिर R3P, फिर ये R3N, ठीक है। ये इस तरह से कॉन्सेप्ट बनेगा तुम्हारा, ओके बेटा। अब देखो, नहीं ये एज इट इज रहने दो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ये तुमको क्लियर है। अब देखते हैं कि कुछ और पॉइंट है इसमें। अब जैसे मान लो हम पूछें कि CH3 माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, OH माइनस एंड फ्लोराइड माइनस, विच वन इज द, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक, इन्हीं पे नेगेटिव चार्ज है। तो तुम ये क्या है, ये है बोरान फैमिली, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन फैमिली है। तो तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन सब में फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी सबसे कम, उस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा, और जब इजीली डोनेट करेगा तो इक्विलिब्रियम पहले, यानी कि काइनेटिक इसका ज़्यादा होगा, रेट ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ये होगा ऑर्डर, बिकॉज साइज फैक्टर भी देख लो, ठीक है। जैसे जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, पोलराइजेबिलिटी घट जाएगी, पोलराइजेबिलिटी घट जाएगी तो इस पर जो चार्ज है वो एकदम पास पास होंगे, वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड जो रीजन का टॉपिक है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही देख, नेक्स्ट बेटा मूव करेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल पे, कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, ठीक है। तो उसको हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अगर हम बात करें यहाँ पे, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फाइल का मतलब क्या होता है बेटा, लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे
और तुमको पता है इलेक्ट्रॉन पे क्या है बेटा, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज से कौन प्यार करेगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। ऑब्वियस सी बात है, जो दो निगेटिव डाइपोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो पॉजिटिव डाइपोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जी, ठीक है। तो नेचर में यही सबके साथ एग्जिस्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन लवर होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यहाँ पे, यानी इसको E+ से डिनोट करते हैं। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो किसी से प्यार कर रहा है, किससे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से, यानी न्यूक्लियोफाइल से प्यार करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करोगे बेटा तो क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। यहां पे लिखोगे इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, having positive charge और न्यूट्रल स्पीसीज with incomplete octet, ठीक है बेटा। दे अटैक ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द negative part of the substrate molecule and loves with इलेक्ट्रॉन। ये तो तुमको बहुत जल्दी याद होगा क्योंकि मुझे पता है, लव्स विथ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव चार्ज से कौन लव करेगा, जिसके पास ताकत हो, यानी जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यानी कहने का मतलब कि अगर हम बात करें, ठीक है बेटा, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल और दिस इज द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की बात करोगे तो अगर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मान लो क्या होगा बेटा, अगर ये इधर टूट रहा है तो ये क्या बनेगा, ए पे माइनस चार्ज और बी पे प्लस चार्ज, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हुआ। अब ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, दैट इज ए इज फॉर्म एंड बी इज लिबरेटेड। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किससे प्यार करेगा, ठीक है, किससे प्यार करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या है, ये है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तुरंत ही इस पर अटैक करके ये बना देगा। तो वही कह रहा है कि पुअर स्पीसीज हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पे प्लस चार्ज आना यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी भी एटम के पास उसका वैकेंट p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल बचना यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, या पुअर स्पीसीज हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और जब इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो अटैक ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड लव्स विद इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
क्या देखेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यानी कि प्लस चार्ज। तो यहाँ बात करोगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो हाइड्राइड H प्लस, R प्लस, एसीटेट, ये ठीक है बेटा। उसी तरह NO2 पे प्लस हो, SO3H पे प्लस हो, ठीक है, हैलोजन पे प्लस हो, ठीक है बेटा, हैलोजन पे प्लस हो, NO पे प्लस हो, या C6H5 CH2 पे प्लस हो, ठीक है, ये है। तो ये सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह अगर हम बात करें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल सेकंड, ठीक है बेटा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा? सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सेंट्रल एटम के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। एग्जाम्पल की बात करोगे तो AlCl3, ठीक है, FeCl3, FeCl2, ठीक है बोल रहे बेटा, BF3, ठीक है, ZnCl2, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल, SO3 मॉलिक्यूल, ZnCl2, SO3, CO3, CO2, ठीक है। उसी तरह SbCl5, SnCl4, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे न्यूट्रल और सेंट्रल एटम इज डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। तो क्या है बेटा? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या है? लेविस एसिड। ये क्या है? लेविस एसिड। इन्हीं को बोलोगे इलेक्ट्रॉन एटम इज सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो दे कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी ये अगर बात करो इसका फर्स्ट, ऑल लेविस एसिड, तो ऑल लेविस एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लेविस एसिड बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल एटम में क्या कर सकते हैं? एल्यूमिनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, यहाँ p ऑर्बिटल है, यहाँ d ऑर्बिटल है, यहाँ p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है। तो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो जितने भी लेविस एसिड दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करता है दैट इज नोन एज लेविस एसिड। तो ये क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह अगर न्यूट्रल हो गया, उसी तरह अगर फ्री रेडिकल्स की बात करोगे तो फ्री रेडिकल में भी होते हैं। जैसे थर्ड जो कैटेगरी है फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जैसे मान लो CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन,
क्लोरोकार्बिन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है। तुमको लग रहा है एक लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, नहीं। इस कार्बन के पास कार्बन क्लोरीन के 2 बॉन्ड है, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन हुए। कार्बन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट ले सकता है। उसी तरह नाइट्रीन, ठीक है, यहां पर भी देखो 2 4 और एक बॉन्ड बना है R से 6, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। दिस इज नोन एज नाइट्रीन। इंटरमीडिएट की तरह भी काम करता है नाइट्रीन और डाइक्लोरोकार्बिन। ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। ये किस तरह काम करेंगे, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये फ्री रेडिकल भी हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल कार्बिन एंड नाइट्रीन्स एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। देखने से लग रहा है तुमको क्या है कि लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल होंगे, बट ये लोन पेयर पूरा कंप्लीट ऑक्टेट में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे, सो दे आर द इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह बात करें इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी होता है कि कौन मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन लेस इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है बेटा। तो उसको देखते हैं। तो हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करोगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर, तो यहां लिखोगे पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर more electrophilic than neutral species। यानी कि अगर हम बात करें NO2 प्लस है और ये CO2 है और ये SO3 है, तो ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, बट ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा, इनसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी। तो वही पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीसीज। दूसरा, स्मॉल साइज ऑफ केटायन is more electrophilic than large size of cation। जैसे मान लो AlCl3 और FeCl2 या FeCl3 की बात कर लो, FeCl2 ही मान लो, तो ये AlCl3 पे क्या है, प्लस चार्ज, FeCl2 पे 2 चार्ज, तो साइज इसका क्या है, छोटा है। तो स्मॉल साइज ऑफ केटायन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन लार्ज साइज ऑफ केटायन, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases the electrophilicity of electrophile। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर मान लो दिस इज द हम इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG ग्रुप, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या कर रहा है, इस पर और इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इससे, तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण का रीजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
और जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरफ भागेगा, यानी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो एक टर्म याद करो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करोगे, फोर्थ नंबर, electrophile accept the electrophile accept the electron pair, so they are Lewis acid. Lone pair acceptor is called Lewis acid. Lewis is the name of scientist. एसिडिटी बेसिसिटी का बहुत सारा कंसेप्ट है, आने के इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा वहां तुम देखोगे कि लेविस एसिड यानी लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन के प्रति लव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है। सो दे आर ऑल्सो लेविस एसिड। तो मान लो अगर पूछ रहा है इलेक्ट्रोफाइल है ये लेविस एसिड, लेविस बेस, एसिड बेस बोथ या नन, तो क्या होगा लेविस एसिड। उसी तरह न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सो दे आर लेविस बेस। ठीक है बेटा, तो ये क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। ये देखो बेटा कुछ डिफरेंस है यानी कंपैरिजन है। ठीक है, डिफरेंस क्या है उसी चीज़ को हम लोग यहाँ टेबल में दिया था आपको कि आपको इजी वे में इसको लर्न कर सको। न्यूक्लियोफाइल को जनरल सिंबल न्यूक्लियोफाइल से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को E+ से। तो वही चीज़ को हमने लिखा है जो आपको पढ़ा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, जनरली एनायन होते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो एनायन, पॉजिटिव चार्ज हो कैटायन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, जनरली कैटायन होते हैं। दूसरा क्या करता है, एक्ट एज ए लेविस बेस, पोजेसेस अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन डोनेट। इनके पास क्या होता है, अनशेयर्ड या नेगेटिव चार्ज, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या लेविस बेस होते हैं। ये एक्ट एज ए लेविस बेस, पोसेसेस एम्प्टी ऑर्बिटल्स विच कैन एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सो दे आर लेविस एसिड। इसको क्या बोलते हैं, अटैक रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये वहां पे अटैक करेंगे बिकॉज दे खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उस पार्ट पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। ये वहां पे अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन को अटैक करेंगे। ठीक है, तो ये था क्या, होल अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे इसमें इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि इफेक्ट होता क्या है। ठीक है बेटा, यानी कि इफेक्ट की बात करेंगे हम 1 by 1, ठीक, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम देंगे डिफरेंट इफेक्ट। हेडिंग डालोगे क्या, डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट। ठीक है, डिफरेंट इफेक्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो है या ABCD जो भी हेडिंग डाले होंगे, तो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है बेटा, तो आप पढ़ते आ रहे हो क्या, इंडक्शन, किसी के प्रभाव में आकर, लोग कहते नहीं है
कि उसके इफेक्ट में आकर मेरा लड़का खराब हो गया। आप बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे, घर में भी सुने होंगे कि उसके कांटेक्ट में आने से वो भी उसी तरह हो गया, या वो बेकार हो गया, या वो उसके कांटेक्ट में आने पे और सुधर गया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। इंडक्टिव यानी किसी के इन्फ्लुएंस में क्या होना, इंड्यूस्ड होना, किसी के बहकावे में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है बेटा, सपोज करो कि मैं पहले समझाऊंगा, देन उसके बाद आपको उसको लिख के दे दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। सपोज करो ये कार्बन 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 और कार्बन और ये कार्बन का चैन है, ठीक है, इतना तो तुमको आता ही है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है रहेगा भी, ऑब्वियस सी बात है, सबके पास हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर हम बात करें इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा जो होता है मेरे अकॉर्डिंग 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे। इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेट 2.1 के अराउंड होता है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच इसका भी 2.5 होगा। अब इस दोनों कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। यानी ये A है और ये B है, ये भी सुमो पहलवान है और ये भी सुमो पहलवान है। दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, दोनों की ताकत सेम है। तो इस बॉन्ड की बात करोगे तो जितने ताकत से इसको खींचेगा इस इलेक्ट्रॉन को, उतनी ताकत से ये भी खींचेगा। तो इनके बॉन्ड के बीच कोई इंडक्शन नहीं होगा, पोलरिटी नहीं होगा। जितने ताकत इनका है उतने ताकत इनका है। सपोज करो ये दोनों क्या है, रिच पर्सन है, ये भी रिच पर्सन है, ठीक है, ये भी रिच है और ये भी रिच है। तो दोनों के पास क्या है, रिचनेस है, दोनों इक्वल रिच के हैं, दोनों इक्वल रिच के हैं, यानी कि दोनों के पास सेम ताकत है, तो उनके बीच मतभेद नहीं होगा। यानी दोनों एक दूसरे से डरेंगे, दोनों रूल को फॉलो करेंगे। बट यदि अगर अपोजिट हम कर दें, अपोजिट इन द सेंस, एक हमने यहां पे रिच को लिया और यहां पे एक पुअर पर्सन को लिया, ठीक है। अगर हम एक यहां रिच पर्सन के लिए, यहां पे एक पुअर पर्सन के लिए, सपोज करो रिच पर्सन में हमारा क्या है, यहां पे मान लो हमारे पास मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी है, यहां पे पुअर पर्सन मान लो हम हैं या तुम हो, तो हम तो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी होगा वो इनके अकॉर्डिंग होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। अगर एक सूमो पहलवान को एक कमजोर पहलवान से लड़ा दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है सूमो वाला क्या करेगा, जीत जाएगा। इस तमाम चीजों को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप यहां पे कंसेप्ट बनाओ। कार्बन कार्बन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेम है, तो कोई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं खींच पाएगा। दोनों के पास इक्वल क्या है, राइट है कि एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग में है, दोनों पे सेम अधिकार है। तुम चाहकर भी इसको क्या कर सकते हो, अपने पास नहीं खींच सकते हो, बिकॉज ये दोनों की सिमिलरिटी है, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है। उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन की बात करोगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 2.4 माइनस 2.1, ये 2.4 माइनस 2.1, ठीक है, यानी 0.4 का डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नहीं है कुछ ज्यादा डिफरेंस। तो इनके बीच पार्शियली पोलरिटी है। पार्शियली पोलरिटी का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये है, यानी कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन इज 0.4 टाइम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन,
यानी कि 0.4 इसकी जो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इस शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा कार्बन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। अगर हम बात करें ये रिच पर्सन है, यानी यहाँ पे एक हम बात करें तो मुकेश अंबानी ले लो, ठीक है, मुकेश अंबानी को ले लो और अडानी को ले लो। तो इन दोनों में क्या है, मुकेश अंबानी थोड़ा रिच है, अडानी उससे थोड़ा कम रिच है, तो दोनों में पार्शियल पोलैरिटी है, दोनों में मतभेद होंगे, दोनों के पास पावर है, बट क्या होगा, बहुत कम इनके बीच डिस्प्यूट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे मुकेश अंबानी को ले लें और यहाँ पे कोई हम ले लें, अपने आप को ले लें, तुम ले लो या किसी अदर पर्सन को ले लो, तो उनके बीच बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होगा। तो उनके बीच ज़्यादा के डिफरेंस होने से क्या होगा, ये पावर में रहेंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेंगे। यानी ये क्या करेंगे, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, वो शेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा इनके साइड फेवर में रहेगा। सो इनके साइड फेवर में होने के कारण इसमें क्या होगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर हम इसी चेन में कार्बन 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 5 है, 5 एक X एटम लगा दिए, X एटम हमने लगा दिया और इस X एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। हमने एक X एटम लगाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने साइड, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। तो जब इधर खींचेगा तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज और यहां पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस एटम के जुड़ने के कारण इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गया, इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गया, यानी चार्ज डेवलप हो गया, और चार्ज डेवलप हो गया यानी इंड्यूस्ड हो गया। इसी को बोलते हैं इंडक्शन। इस एटम के आने से या ग्रुप ऑफ एटम ग्रुप के आने से, एक्स कुछ भी हो सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कार्बन से ज्यादा हो, तो उसके आने के कारण इस बॉन्ड के बीच पोलैरिटी डेवलप हो गया। सो इट इज कॉल्ड इंडक्शन। और पोलैरिटी का मतलब चार्ज डेवलप हो गया, चार्ज यानी इंड्यूस्ड हो गया, सो इट इज कॉल्ड इंडक्शन। और यहां पे जब प्लस चार्ज डेवलप हुआ तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे इस बॉन्डिंग का, तो यहां पर भी प्लस चार्ज डेवलप हो गया। इस पर भी आया तो ये भी शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पर भी पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप हो गया। इस पर भी आया तो ये भी खींचेगा, डेवलप हो गया। क्वेश्चन है कहां तक खींचोगे भैया? यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इंडक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू द कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम at the end of the carbon chain. This effect is a distance dependent effect because after 4 carbon atom these are negligible.
ये 4 कार्बन तक तो हुआ, लेकिन चौथे कार्बन से 5वें कार्बन पे जाओगे, इसका इफेक्ट 0, इसका इफेक्ट बहुत ही कम, अनमेजरेबल, कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको याद क्या रखना है बेटा, इंडक्शन में, इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट, इन इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्शन एराइजेस ड्यू टू द, यानी पोलरिटी एराइजेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम at the end of carbon chain. This is the distance dependent effect. After 4 carbon chain, their effect is negligible, and this is the permanent effect. This is the permanent effect, यानी एक बार हो गया तो ये रहेगा, ये नहीं कि चला जाएगा। परमानेंट इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट इफेक्ट। क्यों डेवलप हुआ उसको हमने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। तो उसको हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है बेटा। ये देखो, उसी चीज को हमने यहां पे लैंग्वेज में लिख दिया है। क्या है इसका डेफिनेशन, तो इंडक्टिव इफेक्ट एराइजेस व्हेन कार्बन एटम अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप एट द एंड ऑफ कार्बन चेन। फिर क्या रहा, इन विच पार्शियली polarity induced on the carbon chain atom due to subsequent attached to it, ठीक है। फिर क्या to it and minor displacement of bonded electron occur through sigma bond resulting polarization in the carbon chain। तो कार्बन चेन में क्या होता है, पोलराइजेशन स्टार्ट होता है। तो ये हमने बताया कि कार्बन चेन में पोलराइजेशन क्यों स्टार्ट होगा, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप जुड़ा रहेगा। फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो इट इज द परमानेंट इफेक्ट। दूसरा क्या है, इट इज ऑपरेटेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। फिर क्या है, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम देयर इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। एंड फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, इट ब्रिंग्स चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज डाइपोल मोमेंट, सॉलिबिलिटी। ये डाइपोल मोमेंट और सॉलिबिलिटी में चेंजेज लाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है उसको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटा क्या, कि इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट में के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी इफेक्ट का एप्लीकेशन अगर आपको पता चल रहा है, एप्लीकेशन आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो वही आपका क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। डेफिनेशन से क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, डेफिनेशन तो आपको समझने के लिए है, बट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जहाँ से आपका एप्लीकेशन पार्ट है इसका, वहाँ से आएगा। उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे, और आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। ये एक चैप्टर आप अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपका बैकबोन है। अगर इस चैप्टर पे आपने कवर बनाया, पकड़ बनाया, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजीएस्ट टॉपिक होगा पूरे 12th का और 11th के सिलेबस का। ओके बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। रोज़ की तरह खूब मन लाकर पढ़िए, हेल्थी रहिए, अपने सेफ्टी पे ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।